इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस मिलते ही सबसे बड़ी गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो ये है कि बिना सोचे समझे उसका तुरंत रिप्लाई देना। इससे पहले कि आप कोई एक्शन ले, सबसे ज़रूरी काम है इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर उस नोटिस की ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी चेक करना। अगर नोटिस टाइम बार्ड है यानी वो लीगल वैलिडिटी के बाहर है और आपने बिना किसी प्रोफेशनल एडवाइस के रिप्लाई कर दिया तो ये वैसे ही है जैसे खुद से कहना कि आप बस मुझे मार। नोटिस की वैलिडिटी चेक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए। पोर्टल खुलते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑथेंटिकेट नोटिस ऑर्डर इशूड बाय आईडीटी। इस पर क्लिक करें। अब यहाँ अपने पैन नंबर एंटर करें। उसके बाद सिलेक्ट करें कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो नोटिस है या ऑर्डर। फिर ये चेक करें कि डॉक्यूमेंट किस असेसमेंट ईयर का है। अपना मोबाइल नंबर, डॉक्यूमेंट इशू होने की डेट, ये सब एंटर करें और बस सबमिट कर दी। डिमांड ऑर्डर आते ही और आपकी मुसीबतें शुरू हो जाती है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पेमेंट करो या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ। लेकिन डिमांड ऑर्डर का आना मोस्टली इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने नोटिस का रिप्लाई कैसे दिया, और नोटिस का आना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने आईटीआर फाइल कैसे की। अब मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बताऊंगा जहां आपके आईटीआर फाइलिंग में गलती हो सकती है, उसके बाद आपको नोटिस भी आ सकता है। अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड कर दो तो हो सकता है कि आपको नोटिस का सामना ही ना करना पड़े। सबसे पहला रीजन, नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है लेकिन आपने आईटीआर फाइल नहीं की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस है जहां आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, लेकिन कुछ कॉमन कंडीशंस है। इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से बाहर हो जाती है, या फिर आपके पास फॉरेन में कोई भी एसेट्स है। कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल रिश्ता मेंटेन करना चाहता है, इसलिए उनके लिए तो हर साल आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। आपका इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 26 AS का मैच होना ज़रूरी है। अगर कोई मिसमैच होती है, जैसे कि आपने कुछ इनकम रिपोर्ट ही नहीं की, तो नोटिस आने के पूरे चांसेस है। अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल किया या कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स गलत भर दी तो डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। ऐसे में इनकम टैक्स नोटिस आना कॉमन है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स है कि लिमिट से ज़्यादा रिडक्शन और एग्जेम्पशन लेना। अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग नहीं की या गलत रिपोर्टिंग की, जैसे कि प्रॉपर्टी परचेस करना या फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को सेल्स परचेस करना, तो डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास ऐसे ट्रांजैक्शन ट्रैक करने के दूसरे भी वेज है। कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रैंडम स्क्रूटनी भी करता है। ये आपके फाइलिंग पैटर्न पर और इनकम पर डिपेंड है कि आपने इनकम डिटेल्स में क्या शो किया है। अगर आपने अपने आईटीआर सही तरीके से फाइल की है बट एक छोटी सी गलती कर दी, टेक्निकल एरर, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर जाना, तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव मानी जा सकती है। ऐसी टेक्निकल गलती कुछ इस तरीके से हो सकती है, जैसे कि इनकरेक्ट सॉफ्टवेयर स्कीमा। जब आप किसी इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो आईटीआर फाइल करने में, तो अंत में जब आप जेएसएन डाउनलोड करते हो उस समय सॉफ्टवेयर वार्निंग देता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत या इनकम्प्लीट रखी है। कभी कभी सॉफ्टवेयर वार्निंग देना छोड़ देता है या फिर आप भी गलती से इग्नोर कर देते हो। इस वजह से गलत या इनकम्प्लीट आईटीआर फाइल हो जाती है। ऐसे सिचुएशंस में आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नोटिस आ सकता है डिफेक्टिव आईटीआर को रेक्टिफाई करने के लिए। ज़रा सोचिए, जब आपको सिर्फ अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है तभी कितना सरदर्द होता है, और जब पूरे देश की आईटीआर चेक करनी होती है तो कितने ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एडवांस सॉफ्टवेयर बनाया है जो इनकम टैक्स लॉ और डेटा एनालिटिक्स का पूरा ज्ञान समेट कर काम करता है। ये सॉफ्टवेयर आपके आईटीआर डिटेल्स को डिपार्टमेंट के डेटाबेस से मैच करता है। अगर मैच नहीं होता या कोई इश्यूज आते हैं तो सबसे पहले प्रोसेसिंग के लिए सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन भेजा जाता है। इस इंटीमेशन में डिपार्टमेंट आपको ये बताता है कि साहब, हमारे डेटाबेस के हिसाब से आपकी इनकम ये होनी चाहिए, पर आपने इनकम फाइल की है ये वाली, जिससे आपका इनकम टैक्स हमारे हिसाब से अलग है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने अपने पुराने सालों का लॉस अपनी करेंट इनकम के साथ सेट ऑफ किया है। पुराने साल आपने लेट आईटीआर फाइल की थी, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स रूल के मुताबिक जब लॉस सेट ऑफ करना होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस साल का लॉस बुक किया है फाइल करते वक्त, उस साल आपने टाइमली रिटर्न फाइल की हो। अभी आप तो भूल गए, लेकिन डिपार्टमेंट के डेटाबेस में सेव है, तो डिपार्टमेंट आपको ऑटोमेटिकली नोटिस करेगा कि ये डिसअलाउड है,
ये आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सेट ऑफ करने के लिए उस साल की आईटीआर टाइम पे फाइल करनी थी। या फिर एक केस ले लीजिए कि अगर आपके फॉर्म 26 के टीडीएस और आपके आईटीआर के फिगर मैच नहीं करते, तो ये भी एक रीज़न इंटीमेशन का हो सकता है। सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन सभी टैक्स पेयर को भेजा जाता है और इससे 3 चीज़ क्लियर होती है। ग्रीन कलर में अगर वो इंटीमेशन हुआ तो आपको रिफंड मिल रहा है, सब कुछ सही है। रेड कलर हुआ तो कुछ मेजर डिसअलाउंसेस है। ब्लू कलर में हुआ तो कुछ माइनर चेंजेस है। 31 दिसंबर 2024 तक सभी आईटीआर फाइल हो जाती है, इंक्लूडिंग बिलेटेड रिटर्न। 3 महीने तक सिस्टम थोड़ा क्लोज होता है। 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक, यानी 3 महीने आफ्टर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, इस सेक्शन में नोटिस इशू हो सकता है। ये कोई सिस्टम ऑटोमेटेड नोटिस नहीं है, बल्कि ऑफिसर खुद चूज करता है। अगर आपने कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स किए हैं जहाँ पे आपने बड़ा लॉस दिखा दिया, बड़े रिफंड दिखा दिए, कंपैरेटिवली प्रॉफिट बहुत लो है, क्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कंपेयर टू लास्ट ईयर, बड़ी एग्जेम्पशन डिडक्शन लेना, इस सिचुएशंस में बहुत केयरफुल हो जाइए। इसमें ऑफिसर को 12 महीने के अंदर ऑर्डर पास करना होता है। जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करूँ तो वो हो जाती है 31 मार्च 2026, यानी 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर ये चल रहा है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में जितना आसान समझाऊँ और लीगल केस लॉस को यूज़ ना करूँ, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैं शेयर करे बिना नहीं रह सकता। ये जजमेंट हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, जो 3 मई 2024 को इश्यू हुआ था ऑर्डर। इसमें सेक्शन 148 का रीअसेसमेंट नोटिस असेसी को दिया गया था और कोर्ट ने असेसी के फेवर में ऑर्डर दिया। इस केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किस तरीके से नोटिस इशू किया गया था और क्या वो प्रॉपर लॉ के अंडर था। सीबीडीटी ने 29 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू की थी, जिसमें रीअसेसमेंट नोटिस इशू करने का एक न्यू प्रोसीजर बताया था, जिसमें कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड रीअसेसमेंट स्ट्रेटेजी के अनुसार होना चाहिए था। लेकिन इस केस में ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर ने खुद से केस पिक किया, क्योंकि सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार ये क्लियरली ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू रीअसेसमेंट नोटिस करना चाहिए था। लेकिन इस केस में ऑफिसर ने खुद वो केस पिक किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर 148 का आपको नोटिस आता है तो ये जजमेंट आप रेफर कर सकते हो। इस केस में रीअसेसमेंट का जो नोटिस इशू किया गया था वो प्रॉपर प्रोसेस के अंडर नहीं था, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस को कैंसिल कर दिया। जब 147 का असेसमेंट होता है तो 3 से 10 साल पुराने केस भी ओपन हो जाते हैं और मैटर थोड़ा सीरियस हो जाता है। सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 और 133(6) के अंडर ऑफिसर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, जो कि नोटिस में लिखा हुआ रहता है कब आपको देना। इसमें मोस्टली डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मांगी जाती है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो फाइल करने को भी इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। आपके रिस्पॉन्स पे बेसिस पे डिसाइड होगा आपका केस कौन सा असेसमेंट में जाएगा। जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का रिप्लाई नहीं देते तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो सेक्शन 144 के अंडर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, यानी जितनी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास है उस बेसिस पे वो डिमांड इशू कर देगा, या स्क्रूटनी असेसमेंट भी कर सकता है। ये आपके लिए बहुत कॉस्टली हो सकता है। दूसरा, सेक्शन 245 के अकॉर्डिंग डिमांड का अमाउंट रिफंड में एडजस्ट हो सकता है। और सबसे वर्स्ट केस, अगर आप बार बार रिप्लाई नहीं देते तो रिकवरी एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप पेमेंट ही नहीं करोगे तो रिकवरी ही होगा, बैंक अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है और प्रॉपर्टी अटैच भी हो सकती है। इसलिए बस एटलीस्ट क्वार्टरली अपना इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो लॉगिन करके चेक कर दीजिए। नोटिस को इग्नोर करना बड़ा महंगा पड़ सकता है। नोटिस को गलत तरीके से रिस्पॉन्स करना आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, और आपको तो पता ही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलतियों को आसानी से माफ़ नहीं करता। अगर आपने बिना कोई सूझबूझ रिप्लाई कर दिया है तो बात बिगड़ सकती है। लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। सबसे पहले नोटिस मिलते ही ये काम करें कि उसकी वैलिडिटी चेक कर दीजिए। अगर नोटिस की वैलिडिटी सही है तो आप नोटिस को शांति से ध्यान से पढ़ना, हर लाइन समझना और देखिए कि नोटिस में आपसे क्या मांगा गया है। अब लॉगिन करके पोर्टल पर जाके रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड सेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, एग्री और डिसएग्री। अगर आपको लगता है कि डिमांड गलत है तो डिसएग्री पे क्लिक करिए, अपना एक वैलिड रीजन दीजिए और सबमिट कर दीजिए। लेकिन
यहाँ एक बात से ध्यान रखना कि अगर डिमांड गलत है तो आपको अपना रीज़न का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना है, अगर वहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि डिमांड सही है या फिर पार्शियली सही है, आप जब एक्सेप्ट करोगे उसका पहले आपको पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले पे कर देना है। नॉर्मली जैसे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करते हो वैसे ही पे करना है। पेमेंट के बाद आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट करना है। रेक्टिफिकेशन में आपको सिलेक्ट करना है कि चालान मिसमैच, और उसमें आपने जो पेमेंट की वो चालान को आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो वो मैप्ड हो जाता है। अभी आप जब रिस्पॉन्स करते हो एग्री पे, तो एग्री करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा उस चालान को अटैच करने का। उस चालान को आप अटैच कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। 1 हफ्ते में आपका जो डिमांड है वो चला जाएगा। बहुत से लोग रेक्टिफिकेशन करते नहीं हैं, सिर्फ चालान का पेमेंट करके फाइल करते हैं, जिससे कि वो आउटस्टैंडिंग डिमांड वहीं पे खड़ा होता है।